मांगा की शुरुआत स्कूल से होती है, जहाँ पे इचिनोसे और फूमिका होते हैं। इचिनोसे काजुमी क्लास 5th 1 का स्टूडेंट होता है और फूमिका भी उसकी क्लासमेट होती है। फर्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि इचिनोसे अपनी दोस्त फूमिका को अपने साथ घर जाने के लिए बोलता है। तभी फूमिका बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो वो सोचेंगे कि हम डेट कर रहे हैं। तभी इचिनोसे उसकी बात इग्नोर करके बोलता है कि मेरा घर तुम्हारे घर के पास में ही है, तो चलो ना साथ में घर चलते हैं। तब फूमिका बोलती है कि उसको अपने स्कूल क्लब में एक काम है तो उसे आने में देरी होगी। तब इचिनोसे उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तब इचिनोसे वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की के हाथ में जो पेपर्स होते हैं वो सब बिखर जाते हैं और वो इचिनोसे से माफ़ी मांगता है, पर इचिनोसे उसे बोलता है कि ये मेरी ही गलती थी। इचिनोसे उसकी हेल्प करने लगता है और पूछता है कि तुम इतने सारे पेपर्स को लेकर क्या कर रही थी। तभी वो उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम मिडोउ साकी है और वो कल्चरल फेस्टिवल कमेटी की एक मेंबर है। इचिनोसे उसे पूछता है कि क्या तुम फूमिका की दोस्त हो? मिडोउ बोलती है कि अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना दोस्त बोल सकूं। इचिनोसे उसको उसका सामान उठाने में उसकी हेल्प करता है। मिडोउ उससे पूछती है कि तुम इतनी देर तक स्कूल में क्या कर रहे हो? तभी इचिनोसे को याद आता है कि मैंने तो फूमिका से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे। अगर मैं लेट हुआ तो वो गुस्सा करेगी और वो उसे बाय बोल के जाने लगता है। वो जाते जाते सोचने लगता है कि वो उसका फर्स्ट टाइम है कि उसने मिडोउ से बात की। वैसे वो है तो बहुत अच्छी। दूसरे दिन क्लासरूम में फूमिका चिल्ला रही होती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँ? इचिनोसे पूछता है कि क्या तुम आओगी? फूमिका बोलती है कि इन दिनों बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, मैं आऊँगी। तब इचिनोसे वैसे भी आज स्कूल के बाद मेरे करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रुक सकता हूँ। तभी फूमिका उसे मना करती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल ख़त्म होने के बाद तब मिडोउ आती है और बोलती है कि तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। इचिनोसे पूछता है किस बारे में? मिडोउ उसे बोलने की कोशिश कर रही होती है। तब इचिनोसे उससे बोलता है कि तुम अपना अच्छा टाइम लेकर बोलो, वैसे भी मैं फूमिका का वेट कर रहा हूँ। तभी मिडोउ बोलती है कि कल तुमने मुझसे किसी चीज़ का जिक्र किया था। इचिनोसे मैंने? सॉरी, मैं भूल गया। तब मिडोउ बोलती है कि मुझे वो याद है, आई लाइक यू, प्लीज़ मेरे साथ चलो। इचिनोसे शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि एक लड़की पहले से ही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मिडोउ क्या वो फूमिका है? इचिनोसे हाँ शायद से। मिडोउ तो कुछ टाइम के लिए उसे इग्नोर करो और बताओ कि अगर फूमिका नहीं होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? इचिनोसे बोलता है कि हाँ, अगर मैं उसे नहीं मिला होता तो मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाता। तब वो उससे माफ़ी मांगता है और मिडोउ ठीक है बोल के वहाँ से चली जाती है। इचिनोसे मन में सोचता है कि क्या मैंने उसे कुछ गलत बोल दिया? मुझे लगता है कि उसने कुछ गलत समझ लिया। इचिनोसे वहाँ से क्लासरूम की तरफ चला जाता है फूमिका को लेने के लिए। वो क्लासरूम तक पहुँच जाता है, पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो देखता है कि वहाँ पे मिडोउ और उसके सामने फूमिका की लाश पड़ी हुई है और मिडोउ के हाथ में एक नाइफ और उसका चेहरा खून से सना हुआ होता है। और ये सब देख के इचिनोसे बहुत बुरी तरह से डर जाता है। मिडोउ उसकी तरफ देखती है और उससे शांत होने के लिए बोलती है, पर इचिनोसे बहुत बुरी तरह से डरा हुआ होता है। मिडोउ उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ अब चल सकती हूँ? पर इचिनोसे पूरी तरह शॉक में होता है। तब फूमिका अपने हेयर्स कट करती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि अगर फूमिका नहीं होगी तब तुम मुझे डेट करोगे। तभी वहाँ से एक ऑफिसर गुजर रहा होता है और उन्हें देख लेता है। वो देखता है कि मिडोउ के हाथ में एक नाइफ है और उसके सामने एक लाश पड़ी हुई है और उसके हाथ और चेहरे में खून लगा हुआ है। ये सब देख के ऑफिसर मिडोउ से नाइफ फेंकने को बोलता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। मिडोउ जाते जाते अपनी डरावनी आवाज़ में बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी फूमिका हूँ, काजुमी। पर यह स्टोरी 6 साल पुरानी होती है। यहाँ से चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। आगे का पार्ट हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
लास्ट चैप्टर में हमने देखा था इचिनोज अपनी फ्रेंड फूमिका को पसंद करता है, बट वहीं पे मिदो नाम की एक लड़की इचिनोज को पसंद करने लग जाती है। पर वो उसे जब कन्फेस करती है तब इचिनोज मना कर देता है और कहता है कि मैं फूमिका को पसंद करता हूँ। मिदो उससे पूछती है अगर यहाँ पर फूमिका नहीं होती तो क्या उसे वो पसंद करता। देन इचिनोज उस बात पर हाँ बोल देता है। उसके बाद मिडो जाकर फूमिका का मर्डर कर देती है। अब आगे प्रेजेंट टाइम। इचिनोज काजुमी हाई स्कूल सेकेंड ईयर में है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इचिनोज काजुमी का फोन बजता है जिससे वो नींद से जाग जाता है। देन उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। दूसरी पेज में हमें दिखाया जाता है कि काजुमी ड्राइंग क्लास में अकेले बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त वहाँ पर आकर उससे पूछता है क्या तुम फिर से पेंटिंग कर रहे हो। वो उसके पेंटिंग को देखने लग जाता है जिसे देखकर वो पेंटिंग उसे बहुत ज्यादा कूल लगने लगता है। इचिनोज कहता है कि हाँ ये कुछ ऐसा है जो कि मेरे दिमाग में है लेकिन मुझे पता नहीं। तभी उसका दोस्त उससे कहता है तुम दूसरा दोस्त बनाने का ट्राई क्यों नहीं करते। इचिनोज कहता है तुम्हें उससे क्या। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इचिनोज की पेंटिंग देखने लग जाती है। देन इचिनोज उससे पूछता है तुम कौन हो। देन वो लड़की कहती है मैं हूँ युत्सुआ, गुड मॉर्निंग। फिर वो कहती है तुम्हें इस पर ब्लैक के ऊपर रेड यूज करना चाहिए था, फिर वो और भी ज्यादा अच्छी दिखती। खैर ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसका दोस्त कहता है उसने तो बस इसे ऐसे ही बना लिया, क्या ये सच में अच्छी नहीं है। फिर वो लड़की इचिनोज से कहती है आई लाइक यू इचिनोज। इचिनोज उसे मना करके सॉरी बोल के चला जाता है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो और उसका दोस्त एक साथ जा रहा होता है बात करते हुए। उसका दोस्त उससे पूछता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की क्यूट थी। वो तुम्हें रोजाना कन्फेस करती है और तुमने उसके साथ कहाँ जाने का सोचा है, क्या यहाँ कोई आसपास पॉपुलर प्लेस है। इचिनोज उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं उसे बचा नहीं पाया। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और लंच की जगह बहुत ज्यादा भीड़ होता है। इचिनोज अपना लंच लेके जाने लगता है। उसका दोस्त उससे कहता है मेरे लिए रुक जाओ, पर इचिनोज उसके लिए नहीं रुकता और कहता है मैं उसका लंच बाय करने तक वेट नहीं कर सकता और वैसे भी उसके पास और भी कई सारे दोस्त हैं तो वो उनके साथ जाकर लंच कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि युत्सुआ वहाँ पर कुछ पेपर्स लेके आ रहे होते हैं। तभी इचिनोज उससे पूछता है तुम लंच टाइम में भी काम क्यों कर रहे हो। युत्सुआ उन पेपर्स को लेके गिरने ही वाली होती है, तभी इचिनोज आकर उसे बचा लेता है। देन युत्सुआ उसे थैंक यू कहती है और इचिनोज उससे कहता है कि ये पेपर्स मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी युत्सुआ उसको वापस से बोलने लगती है आई लाइक यू। देन इचिनोज उससे कहता है मैं हर रोज जो जवाब देता हूँ मैं वही कहूँगा, सॉरी। देन युत्सुआ कहती है प्लीज एक बार मेरे साथ डेट पर चल लो। इचिनोज भी बोल देता है कि क्या लड़की है यार, पता नहीं ये कब हार मानेगी। देन उसके बाद वो डेट के लिए मान जाता है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि इचिनोज युत्सुआ के लिए वेट कर रहा होता है। वो खुद से कहता है कि वो 17 मिनट लेट है। खैर जो भी हो, कम से कम तो वो डेंजरस तो नहीं है। तभी उसका नजर रोड की दूसरी तरफ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे उसी वक्त अपने पास्ट की याद आने लगता है कि फूमिका का मर्डर मिदो ने किस तरह से किया था। उसे रास्ते की दूसरी ओर मिदो दिखने लगता है। दिन थोड़ी देर बाद ही वो गायब हो जाता है। इचिनोज अपने मन में सोचता है ये क्या था, क्या वो सच में मिदो थी या फिर ये कोई हेलुसिनेशन था। तभी पीछे से उसको हेलो की आवाज आती है। वो देखता है पीछे मुड़ के कि युत्सुआ वहाँ पर आ गई है। तो युत्सुआ उससे कहती है सॉरी, मुझे माफ करना लेट आने के लिए। इचिनोज बोलता है कि क्या तुम ठीक हो युत्सुआ। युत्सुआ को कुछ समझ नहीं आता। तो इचिनोज सोचता है मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है लगता है, मिदो यहाँ पर कैसे हो सकता है। वैसे जो भी हो, मुझे शायद से इन सब चीजों के बारे में भूल जाना चाहिए। युत्सुआ उससे पूछती है क्या हुआ है तुम्हें। देन इचिनोज कहता है यू आर प्रीटी। युत्सुआ ये बात सुन के उसकी गाल लाल हो जाती है। देन वो अपने मन में सोचती है क्या उसने सच में मुझे ये कहा, क्या वो सच में मेरी तारीफ कर रहा है। उसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो दोनों कैफे में जाते हैं। वो दोनों वापस अपने अपने घर जाने लगते हैं। देन इचिनोज कहता है मुझे ये मूवी देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। युत्सुआ उससे पूछती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये डेट बोरिंग थी। इचिनोज उससे कहता है कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने आज का दिन बहुत एंजॉय किया। देन युत्सुआ उससे पूछती है कि तुम हमेशा अपने फीलिंग्स को क्यों छुपाए रखते हो। इचिनोज कुछ बोलता उससे पहले ही वो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है क्यों ना अगली बार हम म्यूजियम में जाए, वो स्कूल के पास ही है।
इचिनोज कहता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे आर्ट पसंद है? ओह, तुमने तो मुझे पेंटिंग करते हुए देखा है इसलिए। चलो कोई बात नहीं, मुझे मजा आएगा तुम्हारे साथ आने में। देन योत्सुआ कहने लगती है आई लाइक यू अ लॉट इचिनोज, आई लव यू। योत्सुआ को रियलाइज होती है कि उसने क्या बोल दिया। देन वो कहने लगती है मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ करना, मैं कुछ और कहना चाहती थी। देन इचिनोज कहता है कोई बात नहीं, बाय द वे यू आर राइट, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं गलत था, सॉरी। मैं चाहकर कितना भी कोशिश क्यों ना करूं, मैं मिदोहू और फुमिका की यादें अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता हूँ। योत्सुआ उदास हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि उसने मना कर दिया, लगता है ये उसके लिए डेट नहीं था। दूसरे पैनल में देखते हैं कि एक पुराने बंद पर एक क्लासरूम से किसी की बोलने की आवाज आ रही होती है। वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ही पेनफुल है, क्या इससे दर्द नहीं होता? देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इचिनोज का दोस्त इचिनोज से पूछता है क्या हुआ, योत्सुआ आज स्कूल नहीं आई? देन इचिनोज कहता है मैंने नोटिस ही नहीं किया कि योत्सुआ आज स्कूल नहीं आई। फिर उसे याद आता है कि उसने कल योत्सुआ से क्या बोला था। इचिनोज अपने मन में सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि कल की बातों का उसे बुरा लग गया होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाता है, जिसे देखकर इचिनोज काफी ज्यादा डर जाता है और अपने टीचर से इचिनोज पूछता है टीचर आप यहाँ पर अचानक से? टीचर उससे कहते हैं ये कुछ होमवर्क की कॉपी है, इसे जाकर योत्सुआ के घर देकर आओ। देन इचिनोज कहता है लेकिन टीचर मैं ही क्यों? देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मजबूरन इचिनोज को ही वो होमवर्क की कॉपी देने के लिए जाना पड़ता है योत्सुआ के घर। देन हम देखते हैं कि योत्सुआ के रूम के अंदर जाता है इचिनोज। योत्सुआ की मॉम उन दोनों को अकेला छोड़ रूम से चली जाती है। फिर इचिनोज योत्सुआ से उसकी हालचाल के बारे में पूछता है। योत्सुआ बताती है कि वो अब ठीक है। फिर इचिनोज उसे होमवर्क देने लगता है। योत्सुआ बोलती है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम यहाँ पर आए हो, कल जो सब कुछ हुआ था उसके बावजूद भी तुम यहाँ आए, इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। देन उसके बाद इचिनोज कहता है लेकिन ऐसा क्यों? देन योत्सुआ कहती है मुझे माफ करना, कल वो मेरी गलती थी। इचिनोज उससे पूछता है आखिर तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों करती हो? देन तभी योत्सुआ कहती है लास्ट टाइम जब मैं एग्जाम के लिए रूम में जा रही थी तब मुझसे डोर ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी और मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ मैं बैठकर एग्जाम दे सकूं, जिसके साथ मैं बातें कर सकूं। तभी वहां पर तुम आए थे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम भी यहाँ पर अकेले हो, तो उस बात से ही मैं तुम्हारे साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाई। देन उसके बाद मुझे तुम इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गई। मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत ज़्यादा सेफ महसूस होती है और साथ ही मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील भी करती हूँ। देन तभी इचिनोज कहता है ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तभी योत्सुआ कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम हूँ? लेकिन मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। इचिनोज के आंखों से आंसू निकल आता है, जिसे देखकर योत्सुआ जल्दी से टिश्यू ढूंढने लग जाती है। देन इचिनोज थोड़ा हंसते हुए कहता है अरे यार इतनी मेहनत मत करो मेरे लिए, तुम यहाँ आकर आराम करो। फिर वो थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है वैसे आज जब तुम एब्सेंट थे तब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। योत्सुआ ये बात सुन के थोड़ी थोड़ी मुस्कुराने लग जाती है। देन उसके बाद इचिनोज उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताने लगता है, जो जो उसके साथ हुआ है और जिस वजह से वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया। आफ्टर दैट योत्सुआ कहती है जो भी तुम्हारे साथ एलिमेंट्री स्कूल में हुई है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और किसी को भी हक नहीं कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोके। इसलिए मैं कहूंगी कि तुम ये सब चीजों के बारे में धीरे धीरे भूल जाओ। तुमने इतने समय से जो कुछ भी सहा है उन सब चीजों से मूव ऑन करने में मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगी, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि मैं अकेली नहीं हूँ इचिनोज। देन इचिनोज ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। तभी योत्सुआ उसे कंसोल करने के लिए उसके पास जाती है। देन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में अब से इचिनोज और योत्सुआ दोनों बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। इन दोनों को इतना साथ देखकर इचिनोज का दोस्त कहने लग जाता है कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो? दोनों साथ में रिएक्शन देने लग जाते हैं। देन तभी उसके दोस्त उन दोनों को चिढ़ा कर बोलने लगते हैं कि मुझे पक्का पता है कि तुम दोनों डेट ही कर रहे हो। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। योत्सुआ कहती है कि इसका क्या मतलब है? देन तभी इचिनोज कहता है कि मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है।
फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी इचिनोज कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, क्या हम थोड़ी देर के लिए पार्क में जाए। देन वो दोनों पार्क में जाने के लिए जल्दी से अपने अपने लॉकर रूम में जाते हैं। तभी युत्सुआ अपने लॉकर रूम को ओपन करती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इचिनोज को लगता है कि क्या हो गया, तभी वो खुद भी जाकर लॉकर रूम को देखने लग जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि युत्सुआ के लॉकर रूम के अंदर किसी ने मरे हुए खरगोश को रखा था, जिसे देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गया था। युत्सुआ अपने लॉकर में मरे हुए रैबिट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर इचिनोज उसे डॉक्टर रूम में ले जाता है। देन डॉक्टर उससे कहती है, तुम बस सदमे में थे, इस वजह से बेहोश हो गए हो, चिंता मत करो, थोड़ी देर आराम करो, ठीक हो जाओगे। देन डॉक्टर आगे कहती है, वो जो मरे हुए जो रैबिट था उसको ब्लेड से काटा गया था। वो तीनों बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। देन इचिनोज को ख्याल आता है कि 6 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त भी कटर का यूज हुआ था, और जो 5 दिन पहले उसने मिदो को देखा। देन वो सोचने लगता है कि क्या हो सकता है कि वो सच में वहीं पर थी। इचिनोज इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी युत्सुआ उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो। देन तभी वहाँ पर डॉक्टर जो कि बैठी हुई थी वो युत्सुआ के सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही हो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, लेकिन चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। देन युत्सुआ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर डॉक्टर उनसे माफ़ी मांगती है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं। इचिनो सोचने लगता है, मुझे पता है कि वो मिदो ही थी, लेकिन इन सब चीज़ों में कुछ तो गड़बड़ है। देन वो बोलने लगता है, मुझे पता है कि अभी तक हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने हैं, लेकिन मैं इतना कंफर्म कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा। ये मेरे प्लान से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चल सकती हो। युत्सुआ उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि वो आज इचिनोज के साथ बाहर जाएगी, जबकि इचिनोज ने खुद उसे इनवाइट करा है। इस बात को लेकर डॉक्टर इचिनोज के पेट में जोर का मारता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। देन डॉक्टर युत्सुआ से पूछती है, चलो अपने पेरेंट्स का नंबर बताओ, मैं उन्हें कॉल कर कर बुलाती हूँ। युत्सुआ को उनका नंबर पता नहीं होता, इसलिए वो कहती है, नंबर तो मेरे फ़ोन में है। देन इचिनोज युत्सुआ की फ़ोन को बैग में से ढूंढने लग जाता है। युत्सुआ डॉक्टर से पूछने लग जाती है इचिनोज के बारे में कि डॉक्टर ने इचिनोज को जो पंच मारा था उससे उसको चोट लगी है या नहीं। फिर उसके बाद इचिनोज को युत्सुआ के बैग में से एक कटर मिलता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। इचिनोज युत्सुआ को ये दिखाता है। युत्सुआ कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस कटर को युत्सुआ के बैग में जानबूझ के रखा गया था ताकि रैबिट की मौत के इल्जाम युत्सुआ पर लगाया जाए। देन उसके बाद इचिनोज कहता है, अब हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। युत्सुआ कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हेडमास्टर को इस बारे में बताना चाहिए। डॉक्टर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय नहीं है उन्हें इस बारे में कुछ भी बताने का, और साथ ही कोई तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं जिस वजह से ये हरकतें कर रहे हैं। इचिनोज कहता है, मतलब कोई इससे क्यों नफरत करेगा, कोई वजह तो होगी इन सब चीजों का। देन वो कहता है, मैं उस पर्सन को ढूंढ कर ही रहूंगा जिसने इस रैबिट को मारा है। देन डॉक्टर मजाक में बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इचिनोज को कोई बेहद पसंद करता होगा जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी के लिए ये कटर मुझे दे दो, और हाँ, इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। देन वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद डॉक्टर उस कटर को देखने लग जाती है। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। इचिनोज युत्सुआ से कहता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। देन युत्सुआ कहती है, लेकिन तुम्हारा घर तो काफी दूर है ना, तुम्हें जाने में काफी देर हो जाएगी। इचिनोज कहता है, कोई बात नहीं। देन इचिनोज बस मिदो के बारे में ही सोच रहा होता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद युत्सुआ रुक जाती है, जिससे इचिनोज पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें आगे नहीं जाना है क्या। देन युत्सुआ उसके स्लेब्स पीछे से पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। देन हम देखते हैं कि वो दोनों रेलवे स्टेशन तक आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बीच पर बैठे होते हैं। इचिनोज युत्सुआ से पूछता है, कल मुझे स्कूल नहीं जाना, क्या तुम मेरे साथ एब्सेंट हो सकती हो। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो क्या हम दोनों कल कहीं पर जा सकते हैं। देन युत्सुआ कहती है, क्या हम आर्ट म्यूजियम चले।
इचिनोज इसके लिए हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। युत्सुआ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है आर्ट म्यूजियम डेट पर जाने के लिए। वो अपने कपड़े सेट कर रही होती है, तभी उसकी मॉम अचानक से आकर कहती है अपनी लकी अंडरवायर पहनना बिल्कुल मत भूलना। तन युत्सुआ चिल्लाकर कहती है क्या आप नॉक करके नहीं आ सकते मॉम, मैंने आपको कितनी बार बोला है। तन उसकी मॉम कहती है क्या तुम डेट पर नहीं जा रही, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कुछ भी ना भूलो। युत्सुआ खुश होकर अपने मन में सोचने लगती है ऐसा लगता है कि कितनी अरसा बीत गई है जबकि बस एक ही दिन हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिनोज युत्सुआ के लिए वेट कर रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कल पूरी रात मिदो के बारे में सोच सोचकर मुझे नींद ही नहीं आई। क्या वो अकेली रही होगी? वैसे मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, वो बस मुझे 6 साल पहले मिली थी। ये सब कुछ सोचते हुए वो दोबारा अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है। देन वो खुद से ही कहने लग जाता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। वैसे आज युत्सुआ कैसी ड्रेसअप करके आई होगी, मुझे सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए। देन वो युत्सुआ का वेट करने लग जाता है और कहता है वो आज भी लेट है। देन युत्सुआ अपने घर से निकलती है, तभी उसकी मॉम उससे कहती है चिंता मत करो, अभी भी बहुत टाइम है तो आराम से जाना। युत्सुआ कहती है आप बहुत जोर से बोल रही हो मॉम। देन उसके बाद उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना कॉल करके, और हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ अगर तुम रात को वहाँ रुकोगे तो मुझे और तुम्हारे पापा को जरूर बताना। तभी वो रास्ते से चलते हुए अपनी माँ की बातों को याद करने लग जाती है। उसी वक्त उसकी एक लड़की से टकरा जाती है जिस वजह से वो लड़की गिर जाती है। वो उस लड़की से माफ़ी मांगने लगती है। वो लड़की उठ खड़ी होती है और कहती है नहीं मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। वो लड़की बहुत ज़्यादा ही सॉरी रिएक्ट कर रही थी जिससे युत्सुआ कहती है कि कोई बात नहीं। देन वो वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में सोचती है पता नहीं ये लड़की थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी। देन वो चली जाती है वहाँ से। वो लड़की अभी भी वहीं पर ही खड़ी हुई थी जो कि बोलती है गुड नाइट।